अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर, खुश आमदीद ब्रंच टॉक में। उम्मीद है कि रमज़ान मुबारक बखैर आफियत गुजर रहा होगा। आज हम आपको लेकर आए हैं मिलवाने एक ऐसी शख्सियत से जो तनकीद निगार हैं, अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं और 30 से ज़्यादा तसानीफ़ जो हैं वो अब तक इन मुख्तलिफ़ अदब की जो हैं तसानीफ़ वो हमारे सामने आ चुकी हैं और तमग़ा इम्तियाज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको एक्नॉलेज किया है इनकी जो अदब में खिदमात हैं उसका एतराफ़ करते हुए। आज हम मिलेंगे मोहम्मद हमीद शाहिद साहब से, तो आइए चलते हैं और उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया हमें घर पे वक्त देने के लिए। अच्छा सर, सेहत की सुनाई, पिछले दिनों सुना है बीमार हो गए? बस जरा सीना खुलवाना पड़ा बाकी ठीक है। आप चाक गरीबा होता है लोगों का, आपने दिल्ली चाक करवा दिया। ये कभी कभी हो जाता है। अच्छा मुझे बताइएगा कि कैसा सफ़र शुरू हुआ आपका ये लिखने लिखाने का? लिखने लिखाने का सफ़र तो आप पढ़ने पढ़ाने से शुरू होता है असल में। और चूंकि घर में एक माहौल था, वालिद साहब को किताबों से दिलचस्पी थी, घर में लाइब्रेरी थी, वो पढ़ने की तरफ राग़िब थे। अच्छा, वो सिर्फ पढ़ने की तरफ, मतलब पढ़ने की तरफ कुछ लिख लेते थे लेकिन बहुत कम, एक दो चीज़ें उनकी छपी मैंने देखी मुख्तलिफ पर्चों में, तो बस वो उनको देखा देखी फिर शौक़ हो गया। फिर मैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी चला गया, एग्रीकल्चर पढ़ रहा था। अच्छा, हार्टिकल्चर किसान बनना था आपने, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट था और ये सारे काम हो रहे थे। लेकिन फिर मेरा बैठना उठना हो गया उनके साथ, रियाज मजीद साहब के साथ, अनवर महमूद खालिद, रियाज मजीद, एहसन जैदी, ये लोग थे वहाँ पे। तो महफिल होटल में बैठा करते थे हम, यूनिवर्सिटी से जाते और वहाँ बैठते और वहाँ अदब की बातें हो रही, शेर की बातें हो रही हैं सारा, तो बड़ा शौक़ हुआ। तो फिर उस तरफ राग़िब हो गए, तो लिखना पढ़ना शुरू हो गया। इतनी सारी अदब की असनाफ में से आपने तनकीद निगारी, अफसाना निगारी और नावल निगारी को क्यों मुंतखब किया? शेर व शायरी या मतलब उस तरफ क्यों नहीं? ये नसरी शायरी की तरफ तो आदमी जाता है जवानी में, दो काम तो वो ज़रूर करता है, एक मोहब्बत और एक शायरी। एक इश्क करता है और एक शायरी करता है लेकिन होता ये है कि आदमी को आहिस्ता आहिस्ता दोनों का पता चल जाता है, असलियत का उसका। जिन्हें शायर बनना होता है वो बहरहाल उसके साथ मुस्तकिल रहते हैं, वरना शौक़ के तौर पे तो इस जितना सफ़र आदमी कर सकता है उतना कर लिया होता है। लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ, और चूँकि मैं ज़्यादा पढ़ने की तरफ राग़िब था, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं शायद फ़िक्शन में ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। हालांकि मेरी पहली किताब पैकर जमील सीरत नबी पे आई थी। अच्छा। और उसी ज़माने में मैंने यूनिवर्सिटी के ज़माने में लिखी है, आज से 40 साल पहले की बात है। और फिर यह है कि मैं फ़िक्शन की तरफ चला गया। फ़िक्शन में मैंने महसूस किया कि ये वो सिन्फ है जो मेरी तसल्ली जो तख्लीकी सतह पे कर सकती है, जो मुझे कहना होता है, जो मुझे सुझाना, कहना नहीं बल्कि सुझाना होता है। असल में कहने में के लिए तो मज़ामीन हैं, किसी भी सिन्फ में आप बात कर सकते हैं, लेकिन सुझाने के लिए कि आपने कहा भी नहीं है और जो आप कहना चाहते हैं और जिस सतह पे कहना चाहते हैं, जिस लताफत के साथ कहना चाहते हैं, वो बात आपने दूसरे तक पहुंचा दी, तो उसके लिए ये सिर्फ बहुत मुनासिब महसूस हुई। इसलिए कि आप उस वाक़यात लिखते हैं और वाक़यात के अंदर ही जो आपने बात कहनी है, जो पहुंचानी है, वो आप पहुंचा देते हैं। अच्छा, आपको कुछ ज़्यादा इसलिए कि कहने में आप ये देखिए ना, आप डिक्शनरी उठाते हैं ना जिस वक्त, तो डिक्शनरी में बहुत सारे लफ्ज़ मौजूद होते हैं और उनके आगे मानी लिखे होते हैं। ये मानी काफ़ी नहीं है उन लफ्ज़ों के लिए, बल्कि जब वो जुमले में आते हैं तो उनके कोई और पहलू भी उसमें आना शुरू हो जाते हैं मानी के। दरअसल ये वो दरियाफ्त है, इंसानी जो ख्यालात हैं या फिक्रियात हैं या एहसासात हैं, जिन्हें फिक्शन वाला दरियाफ्त करता है। ये लताफत है, ये लताफत, यही प्लेफुलनेस है, ये कारीगरी है। अच्छा मुझे बताइएगा, ये कारीगरी जो है ये सीखी आपने
क्योंकि ताल्लुक़ क्या पंजाबी फैमिली से था, उर्दू मादरी ज़ुबान थी या फिर सेकंड लैंग्वेज थी, घर में क्या ज़बान बोली जाती थी, घर कैसे में हम पंजाबी बोलते थे और ठेठ पंजाबी, और ये बल्कि आप जिसे घेबी कहते हैं, क्योंकि पिंडी घेब का रहने वाला हूँ, तो वो इस इलाके में एक खास थोड़ा खास लहजा है पोठवारी पंजाबी लहजा, का। हाँ। पोठवारी से भी अलग अच्छा। घेबी का, यानी दा की जगह आप ना का इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे, तू के थे मैं ना प्या, इस तरह। तो वो ये लहजा हम इख्तियार करते थे और यही हमारे घर में बोला जाता था। मैट्रिक तक मैंने उर्दू पढ़ी, उसके बाद मैं साइंस का स्टूडेंट हो गया, क्योंकि एफएससी मैंने वहाँ पे फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में से की थी, तो उसमें उर्दू सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है। और फिर उसके बाद सारे साइंस के सब्जेक्ट थे, लेकिन यह कि वो चूँकि मेरी दिलचस्पी थी पढ़ने की तरफ, तो पढ़ना तो वो मुस्तकिल ये जान का रोग लगा हुआ था। ठीक है। तो पढ़ते ये क्या थे? पढ़ते क्या चीज़ें? पढ़ता तो मैं बहुत कुछ पढ़ता गया हूँ, बस आप ये समझे कि एक अगर आपके सामने एक भांबड़ मचा हुआ है ना, तो आप जो उसमें डालते जाएंगे वो जलता जाएगा। तो अंदर हमारे ऐसी कोई तलब थी कि जो आता था, तारीख़, तहज़ीब, सकाफ़त, जिस हवाले से मुझे चीज़ें मिलती थी, जिनको मैं पढ़ने का पढ़ता शौक गया। होता है ना सर, वो तो जो पकौड़ों जिस अखबार में लपेट के आते हैं ना, बंदा वो भी पढ़ता है। वो ऐसा ही है। हमारे हमसाए में एक साहब होते थे, नाम तो उनका गुल मोहम्मद था, लेकिन हमें काका जी कहते थे। तो वो एक दुकान पे काम करने लगे, तो जब वो पुड़ी बना रहे होते थे, पुड़िया एक बनाते हैं, सौदा डाला उसमें पुड़िया, तो वो जित पुड़िया बनाते हो ये भी उसे करते करते वो पढ़ते जाते थे, इतने देर में जो गाहक है वो उकता के चल पड़ता था। यानी वो इतना शौक था उन्हें पढ़ने का। तो हमारा भी पढ़ने का कुछ ऐसा ही मामला था। ठीक है, तो साबित ही हुआ कि जो इंसान की दिलचस्पी, इंसान इवेंचुअली वही करता है, क्योंकि डिग्री तो आपकी ज़राअत की वहीं रह गई। फिर ज़ाहिर है वो आदमी पढ़ता है। मैंने ये देखा है, ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है। इल्म वही नहीं है जो आप जाके इस तरह सबकन पढ़ रहे होते हैं। इल्म दरअसल आपको बाद में आता है, वो आपको ज़िंदगी सिखाती है। और आप खुद भी, आपकी जो जुस्तजू है वो अगर आपके अंदर ज़िंदा है, ताज़ा है, तो फिर आपको ये सिखाती है। और अगर आप ज़िंदा नहीं हैं अंदर से, तो फिर तो आपके लिए ये चीज़ें कुछ मानी नहीं रखती हैं ना। फिर तो आपका सुबह शाम करना काफ़ी है। वो मोहब्बत और शायरी कहाँ गई पहली वाली? वो शायरी की मेरी एक किताब छपी थी, लम्हों का लम्स के नाम से, नज़मों की, नस्में उन्हें मैं कहता हूँ इसलिए कि वो नसर में नज़में थी, और वो छपी। फिर वो भी छपने का किस्सा तो खैर बाद में हुआ, बल्कि उसमें हमारे बशीर हुसैन नाज़िम थे, यहाँ के शायर अफ़ज़बां, इस्लामाबाद में, रात फौत हो गए। तो उन्होंने एक दफ़ा मेरी वो डायरी पकड़ ली, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। उसने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये किसी ज़माने में की थी। तो मैं यहाँ आ गया था इस्लामाबाद में, तो उन्होंने वो कहा कि मैं इसे ले जा सकता हूँ। मैंने कहा जी अपने पास रखिए। वो ले गए, और कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ते के बाद उन्होंने वो कागज़ होते हैं जिसमें बच्चे पर्चा देते हैं, लकीरदार कागज़, तो उसके ऊपर उन सारी नज़मों को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर दिया था। कहते हैं यार ये तो बहुत अच्छी थी और मुझे इतनी अच्छी लगी हैं कि मैंने इन्हें ट्रांसलेट कर दिया। वेरी तो गुड। वो किताब फिर छपी द टच ऑफ मोमेंट और लम्हों का लम्स के साथ, अलग अलग 2 किताबों की सूरत में छपी। क्या बात है, लेकिन आपने उनको लिफ्ट नहीं कराई थी। नहीं, अरे उसके सर, बाद मैं संभाल फिक्शन के में आ रखते गया। हैं आप, अपनी चीज़ें संभाल के रखते हैं कि लिखा क्या क्या किया। क्योंकि देखिए ना, 40 साल पहले जो आपने सीरत पे किताब लिखी वो भी पब्लिश करवाई, जो आपकी पहली नज़में और जिन्हें हम नस्में कह रही हैं वो भी पब्लिश कराई। तो ये संभाल के रखने का भी कोई एक शौक है? हाँ नहीं, ये चीज़ें जो लिख के आदमी फेंक नहीं लिखता दिया। है, तो बहरहाल ज़ाहिर है वो आप रखते तो हैं अपने पास। नस्में नाम दिया था इस सिन्फ को रियाज मजीद ने, और उन्होंने उन दिनों किताब वो उनकी बाद में आई, तो खैर उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर कुछ लिखे। मैंने लिखा भी, वो बड़े खुश हुए। लेकिन वो इत्तेफाक ये है कि वो उनसे कहीं गुम हो गया, तो या गुम हो गया या उन्होंने गुम कर दिया पसंद नहीं आया होगा। लेकिन यह है कि जब किताब उनकी छपी तो उसका इंतसाब उन्होंने मेरे नाम कर दी। तो कहते हैं यार ये तुम्हें, मैं एक्नॉलेजमेंट के लिए कि मुझे तुम्हारी नज़में उस वक्त भी बड़ी पसंद आई थी, ये नज़में तुम जो लिखते हो, लेकिन तुमने छोड़ क्यों दी? मैंने कहा कि मैं जिस हद तक जा सकता था इनमें चला गया हूँ। तो ज़ाहिर है आदमी को समझना चाहिए कि आपका सफ़र कहाँ तक का है। उसके बाद मैं फ़िक्शन की तरफ गया और अल्लाह का शुक्र है फ़िक्शन ने मुझे बहुत कुछ अता किया है। कितनी तक दौड़ लगी यहाँ तक, इस स्टेज तक पहुँचने? ज़रा 40 साल तो आप देख लेना,
ये तो लग गए। और 40 साल आप मुसलसल लिखते रहे बगैर 40 साल मुसलसल लिख रहे हैं। जब कोई नहीं भी जानता था, जब कोई पहचानता भी नहीं था। इसमें होता ही है कि एक बड़ा वक्त आपका नौजवानी का ऐसा होता है, वो आप भागते रहते हैं, आप में तवानाई बहुत ज़्यादा होती है, कोई माने या न माने आप काम करते रहते हैं। अच्छा, फिर आदमी को एक लुत्फ़ आने लगता है इसी काम में। फिर ठीक है कि जनाब कोई मुझे मानता है या नहीं मानता, तो मुझे तो ये करना है, मुझे अपनी बात कहनी। और जब आपको तस्लीम किया जाने लगता है तो फिर एक और लुत्फ़ आता है, फिर ज़िम्मेदारी का एहसास भी होता शुरू हो जाता है और ज़्यादा, कि नहीं जो मैं अब तक कर चुका हूँ इससे मुझे बेहतर कहना है और मुख्तलिफ कहना है। तो आपके लिए तो ये सारी जो अरसा है एक इम्तिहान का है जिसमें आप गुजरते हैं। अच्छा, वो जो डिग्री वहाँ पे छोड़ी तो वहीं के वहीं रह गई, मतलब एग्रीकल्चर जो आपने एग्रीकल्चर किया, और हुआ ये था कि वहाँ से मैं चूँकि उन दिनों स्टूडेंट लीडर भी हो गया था और JLUL की यात्रा भी कर ली थी, तो वहाँ से मैं फिर हमारे दोस्त थे वो मुझे ले गए पंजाब यूनिवर्सिटी में कि एडमिशन किया कि FEL में एडमिशन ले ले। तो इन्हीं दिनों वालसा भी मार हो गए थे बड़े शदीद। और एक्चुअली तो वो हुआ ये था कि 1971 की जो जंग थी, और उसमें जब सकूत ढाका होता है तो उस रात को वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उन्होंने बहुत महसूस किया और उनके जो ब्रेन हेमरेज हुआ, लेकिन उस वक्त उसका एहसास उस तरह नहीं पता चल सका, डायग्नोज नहीं हो सका, क्योंकि कोई रग जो थी उनकी फट गई और वो ब्लीड करने लगी। तो खैर वो आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि वो फालिज एक तरफ से हो गया। और जिन दिनों मैं वहाँ से फारिग हो रहा था तो घर से पैगाम आया कि वालिद साहब बहुत बीमार हैं, तो रमज़ान ही के दिन थे, तो मैं घर आ गया। तो बस फिर वो मैंने छोड़ दिया FEL का बीच में, उनकी इस अरसे में फिर डेथ हो गई मेरी गोद में ही। यानी ये आप देख लीजिए मैं उस वक्त था, रातों को वो मैं जाग के वक्त गुजारा था। तो उसी अरसे में मेरी वो पैकर जमील ये किताब जो थी ये उस अरसे में आई। और वालिद साहब को अभी पता था वालिद कि आप लिख रहे हैं? साहब देख सकते थे, बोल नहीं सकते थे, और मैंने उनकी किताब यूँ उठा के ये वाली किताब उनके आंखों के सामने की, और इस पर लिखा हुआ था उनके नाम इंतसाब। तो उनकी आंखों पे एक चमक भी आई, फिर एक जैसे गीली हो जाती हैं, मैंने देखा कि वो आंसू बिल्कुल एक जैसे उनकी पलकों के ऊपर आके ठहर गए। तो ये ऐसी चीज़ है जो आदमी को ज़िंदगी भर याद रहती है और याद रहेगी। तो ये मेरा आगाज़ है लिखने का, एक लिहाज से तसनीफ़ी ज़िंदगी लिखना तो मैं पहले शुरू कर चुका था, तो तसनीफ़ी ज़िंदगी की किताब पब्लिश लाइफ का। हाँ। अच्छा, वालिद को मालूम था कि बेटे के अंदर अदबी जरासीम मौजूद है? अच्छा, तो कैसे लेते थे? पता है वो होता ये था कि मैट्रिक का जब मैंने कर लिया था ना, तो उन दिनों एक मूवमेंट चल रही थी, तो वो कोई एक लीडर वगैरह आए हुए थे फैसलाबाद से, उन्होंने एक जलसे में तकरीर की, तो मैंने भी वहाँ पे तकरीर की। तो वो सारे चले गए वालिद साहब के पास, कहते हैं इस बंदे को ज़रा यूनिवर्सिटी भेजे। तो वालिद साहब को उस दिन उससे पहले का पता था कि ये बंदा लिखने की तरफ और ये बोलने की तरफ इसे यानी इसका शौक़ है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम ज़रा यूनिवर्सिटी चले जाओ। तो यूँ मैं ज़रा यूनिवर्सिटी चला गया। तो वो लीडरी भी रह गई, शायरी भी रह गई, शायरी भी रह गई, और आप एक फिक्शन लिखने वाले अच्छा बैंकार बन गए, और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा बैंकार, ये भी अपने मुंह से कह रहा हूँ ये इत्तफाकन ये बैंकारी कहाँ से आ गई? बैंकारी ये कि वालिद साहब जिन दिनों वही मैंने कहा यहाँ पे आया हुआ था ना, तो हमारा एक दोस्त है वो पूछने के लिए आए तीमारदारी के लिए, तो वो वालिद साहब की तो कहते हैं यार वो ज़री बैंक में हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो आप बैंक में क्यों नहीं आ जाते? तो मैं उधर आपका नाम लिखवा देता हूँ। वो होता ही है कि यहाँ पे हफ्ते में एक रोज़ वो नाम लिख लेते थे, तो वो डेट दे देते थे, तो वो उस डेट पे आके आप इंटरव्यू दे देते थे, अपने सारी सनदात वगैरह ले आते थे। जमील निश्तर मरहूम हुआ करते थे इसके चेयरमैन उन दिनों, आपने देखा होगा उनकी मूंछें, वो बड़ी रोबदार शख्सियत थी। तो वो उन्होंने, हम गए और वहाँ पहुँचे, इन्होंने नाम लिखा दिया था, उन्होंने मुझे इतला दी कि जी आपका इंटरव्यू फ़लाँ तारीख को है। मैं घर से आया और आके तो उनसे जब मिला जमील निश्तर को, तो उन्होंने मेरे वो देखे, उन्होंने कहा अच्छा ये एडिटर किश्ते नो, अच्छा तुम लिखते पढ़ते भी हो? क्योंकि उसमें जो मेरी सनदात थी उसमें एक करेक्टर सर्टिफिकेट था
उसमें लिखा हुआ था कि ये मुदीर है किश्ते नौ जो ज़र यूनिवर्सिटी का पर्चा है। अच्छा। तो वो उसका मैं था, जो मैगज़ीन होता है यूनिवर्सिटी का। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम लिखते हो तो आजकल क्या पढ़ रहे हो, तो मैंने उस किताब का नाम लिया, कुछ और लिया, तो हमारी बातें फिर किताबों पे होने लगी। ये पढ़ा तो 4-5 क्या, अच्छा मैं तो इंटरव्यू ख़त्म हो गया, तो कहते अच्छा आप तैयारी करें। तो मैंने कहा जी एक गुजारिश है। मैंने कहते हैं क्या, मुझे पिंडी गेब में, यानी मेरा जो घर है आबाई, वहीं आप पोस्ट करें तो मैं जॉब करूँगा, वरना नहीं करूँगा। कहते क्यों? मैंने कहा जो मेरे वाल साहब बीमार हैं, मैं इसलिए। चुप हो गए, फिर सर ऊपर नहीं दिया गया, फिर यूं ही कहते अच्छा देखते हैं। मैं चला आया, मैंने कहा पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन वो कॉल लेटर उनका आ गया। लेकिन कॉल लेटर जो आया उसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ जो पिंडी है यहाँ रिपोर्ट करें। तो मैं खैर आया पिंडी, और आखिरी दिन आया जिस दिन डेट ख़त्म हो रही थी। तो वो आया तो यहाँ एक जो इनका रीजनल मैनेजर थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा यार तुम बिल्कुल इस वक्त आए हो, कोई मेडिकल नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। मैंने कहा वो बात यह है कि मैं तो शायद नहीं करना चाहता था, उन्होंने पिंडी का, रावलपिंडी का यहाँ का कर दिया। तो कहते हैं नहीं, उन्होंने ये कहा है कि ये चूँकि यहाँ के रीजनल ऑफिसर, उन्होंने कहा है कि आपकी पोस्टिंग पिंडी गेब में की जाए। तो ऐसा है कि आप चलें जी। इनको वो एक बंदे की ड्यूटी लगाई, उन्होंने जाके मेरा मेडिकल करवाया और मेरे कागजात को 5 बजे के बाद जाके मुकम्मल करके तो वो उसमें सबमिट किए। तो उसके बाद उन्होंने साथ ही, चूँकि हमारा एक उस वक्त सुपरवाइज क्रेडिट का वहाँ पे उस ब्रांच में नहीं था जिस स्कीम के तहत मुझे सर्विस मिली थी, वो फतेह जंग में था। तो उन्होंने कहा कि जी 3 महीने के लिए आप सिर्फ फतेह जंग आएंगे, आप पे कोई पाबंदी नहीं होगी, शाम को आप वापस चले जाएं फिर आ जाए। 3 महीने के बाद आपकी पोस्टिंग पिंडी गेब में होगी। तो यूँ मैं पिंडी गेब अपनी शराइत पे जॉब शुरू की। पहली नौकरी और वो भी अपनी शराइत पे। नहीं, अदब कितना मजबूत हवाला है कि वहाँ पे भी आपका वो जमील नश्तर साहब से जो एक ना वो एक जहनी जिसे कहना चाहिए हम आहंगी हुई और मुताबिकत हुई और एक टेस्ट के लोग जो हैं, तो फिर वहाँ से आपको मदद मिली। सही। अच्छा सर, आप पढ़ने का जिक्र कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये किताबें सिर्फ यही तो नहीं होंगी जो यहाँ पे पढ़ी हैं, तो कितनी किताबों की कलेक्शन? अब आ जाइए देख लेते हैं, खुद ही अपनी आंखों से देख। अच्छा, वो लाइब्रेरी बनाई हुई? जी जी बिल्कुल। तो चलाएं फिर चलते हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये तो पूरी किताब नगरी है, हर तरफ किताबें ही किताबें और सुकून। ये आपकी दुनिया है? ये मेरी दुनिया है जी। दुनिया मेरी वो भी है, ऊपर वाली भी है उस वो अलग नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप ज़ाहिर है इन दोनों को हम मांग करते हैं, तो आदमी भी तो इसकी दुनिया दो है ना, एक बाहर वाली दुनिया है, एक उसके अंदर वाली दुनिया है। और अगर इन दोनों दुनियाओं को हम मांग नहीं करेगा तो आदमी बनता नहीं। अच्छा, ये सारी किताबें पढ़ी हुई माशाल्लाह, सैकड़ों तो होंगी, इतनी मतलब उधर भी पूरी वॉल है, ये भी माशाल्लाह। ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी जब इसके साथ गुजरी हो तो पढ़ना तो पड़ता है, और पढ़ते भी हैं आप। और फिर कई दफ़ा कई किताबें तो ऐसी होती हैं जो बार बार आपके रेफरेंस में आती रहती हैं, आप उन्हें कंसल्ट करते रहते हैं। ऐसी कौन सी किताब है जो आपकी फेवरेट? ज़ाहिर है आप जिस वक्त आप मसलन मैं फ़िक्शन लिखने वाला हूँ और तनकीद निगारी भी करते हैं, किताबें आपको पढ़नी पड़ती हैं। कई दफ़ा आप तनकीद के मज़ामीन लिख रहे हैं तो ज़ाहिर है आपको फिर रेफरेंस उनका लेना पड़ता है। इसके अलावा भी कई दफ़ा कई किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बार बार पढ़ते हैं और उससे आप तवानाई हासिल करते हैं। आप पढ़ते हैं, अच्छी उनकी नस्र होती है, आप कहते हैं यार ये इनको पढ़ना चाहिए। तो कई ऐसी किताबें होती हैं जो आपको ज़ुबान सिखा रही होती हैं, तो ज़ाहिर है मालूमात का आपको फिर भी चाहिए होती है। दुनिया भर की कई मौज़ूआत हैं, आप तो ज़ाहिर है आप कई सब्जेक्ट्स हो गए इतने कि आप किस किस को छेड़ेंगे। तो जूं इल्म आपके यहाँ बढ़ता जाता है तो तशनगी भी बढ़ती जाती है। कोई फेवरेट राइटर रहा हो जिसको आपने या कोई फेवरेट किताब, कोई 1-2 का नाम बता दें। देखिए किताबें तो बहुत ज़्यादा हैं कि जूं आप ज़्यादा पढ़ते जाते हैं तो आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, इल्म तो बहुत बाकी है। जो आपको तमगा इम्तियाज़ मिला, कैसा लगता है? ये एजाज़ात मिलना कैसा लगता है? और ये ख़ास तौर पे तमगा इम्तियाज़ मिलने का जो है ये कैसे
हुआ कि आपको उन्होंने कंसिडर किया और आपको बताया गया, तो कैसा लगा था? मुझे तो ये जब खबर आई थी 14 अगस्त वाले दिन, उसी दिन पता चला था। 16 की बात है, गलत 2016 की अनाउंस हुआ था। तो बहुत अच्छा लगा। देखें, आपको अगर स्टेट की सतह पे, आपको रियासत की सतह पे जब आपको तस्लीम किया जाने लगे, एक्नॉलेज किया जाने लगे, तो बहुत अच्छा लगता है अपनी जगह पे। लेकिन उससे बढ़ के ये होता है कि आपको वो जो लिखने वाले हैं वो मान रहे हों, वो तस्लीम कर रहे हों कि भाई हाँ, ये आदमी को लिख रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तस्लीम किया जाना शुरू जब हो गया था, और जो उर्दू दुनिया के जो बड़े लिखने वाले थे उन्होंने मुझे तस्लीम करना शुरू कर दिया। ताकि आप देखें कि जो सरहद पार उनके एक निसाबी किताब शाया हुई थी, उसमें मेरे जो अफसाना शामिल हो गया। और वहाँ पे मैं जब गए हम एक कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ बाकायदा मेरी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो आदमी को बहुत अच्छा लगता है। अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, आप देखें यहाँ पे 12-13 यूनिवर्सिटियों में आपके ऊपर थीसिस लिखे गए और आप पे काम हुआ। तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। एक आदमी जो पिंडी के में दूर दराज इलाके में पैदा हुआ है पंजाब के, और उसका जो तालीम है वो भी साइंस की रही है सारी उम्र, और मुलाजमत जो है वो बैंकिंग की रही है। वो हमारे ज़मीर जाफरी साहब के कहने के मुताबिक कि बड़ा अजीब व गरीब आदमी है। तो मेरे साथ ये हुआ, उजब हुआ है, लेकिन ये अच्छा हुआ। ये सारा कुछ लर्निंग मुझे ये बड़े ये इससे ये होता है कि आदमी मुख्तलिफ फील्ड का होने से उसमें ताजगी आती है, और शायद जो मेरे यहाँ ताजगी आई है लिखने में, तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन थी। ठीक। अच्छा, पीस ऑफ माइंड कैसे, और लिखना जो है उसके लिए क्या माहौल? जैसे आपने बताया कि आप सुबह लिखा करते हैं, कि आप सुबह 4 बजे से लेकर, तो फजर की नमाज से लेकर तो सुबह दफ्तर जाने के वक्त तक आप लिखते हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल टाइम उठना। नींद कितनी है, नींद कितनी पूरी होती है, कितना बाकी टाइम रूटीन मैनेज होता है? नहीं, वो अगर उठना इसलिए मुश्किल नहीं है कि हमारी बचपन से यही तरबियत थी। वालिद साहब भी यही उनकी था कि वो जल्दी सो जाए, आप जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ। तो मेरी आदत शुरू से बनी हुई थी जल्दी सोने की और जल्दी उठने की। तो वो तो कोई मसला नहीं था मेरा उठने का। ये सारे बच्चे सो रहे होते थे, बल्कि बेगम का और मेरा तो सबसे बड़ा मज़े का ये नहीं, आप कह लें, यही है कि ये ज़रा देर तक उठती हैं, देर में आराम से उठती हैं और देर तक जागती हैं। सारे काम करके निपटा के कहीं 2 बजे इन्होंने जाके बिस्तर पे लेटना होता है। बच्चों के साथ भी बातें जो करनी है उसी वक्त करनी है, फ़ोन करने, ऐसे सारे काम वो उस वक्त कर लेते हैं। और मेरा ये है कि मैं उस वक्त अपनी आधी नींद ज़्यादा पूरी कर चुका होता हूँ। और सुबह ये चूँकि आराम से उठती हैं, और मैं नीचे आ जाता था अपने काम करने के लिए उसके पढ़ने की टेबल पे, तो फिर मुझे बड़ा सुकून से बल्कि वो मैंने अभी एक अफसाना लिखा भी है, और वो कोरोना के दिनों की बात, उसमें मैंने एक जुमला लिखा, और वो महज जुमला नहीं था, वो हकीकत है। वो मैंने कहा कि मैं सवेरे उठ के जब आता हूँ और लिखने के मेज़ पे बैठता हूँ और कागज़ पे कलम रखता हूँ, तो मुझे जो घर में जो मेरी बीवी है, जो बच्चे हैं, उनकी सांसें की जो महक है, उनकी गूंज जो है, वो सुनाई दे रही होती है और मैं लिख रहा होता हूँ। यानी मुझे महसूस होता है कि इस घर के अंदर वो मौजूद हैं, कि कहीं ना कहीं, और मेरे एहसास के अंदर वो मौजूद होते हैं। तब मैं लिख भी सकता हूँ, और घर खाली हो जाए तो मैं नहीं लिख सकूँगा। यानी इसके बावजूद कि मैं यहाँ अकेला बैठा होता हूँ, मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास रहता है, और उस एहसास के साथ, ज़िंदगी के एहसास के साथ मैं लिख रहा होता हूँ। ये एक बड़ी खूबसूरत बात, ये बड़ी मुकम्मल बात है। इसलिए कि जब आप भरे हुए होते हैं ना, लाशऊरी तौर पर खाली नहीं हैं आप मुतमईन हैं, आप आसूदा हैं, तो फिर आप जो है क्रिएटिव होते हैं, ओपन होते हैं, और बहुत सारी आइडियाज़ के लिए। वरना तो आपकी अंदर की तन्हाई, आपके अंदर के मसले ही, अंदर की जंग ही नहीं ख़त्म होती। हाँ, ये तो आपका कैनवस ही, आपका वैसे ही ओपन नहीं होता। ये जो लफ्ज़ होते हैं, ये भी आदमी की तरह होते हैं, इंसान की तरह होते हैं। देख लें आप, बज़ाहिर वो खोल है ऊपर से, अगर आदमी को आप देखें तो बज़ाहिर जिस्म है, आप हर आदमी एक जैसा आपको महसूस होता है साथ, लेकिन जो उसकी रूह है उसे मुख्तलिफ कर देती है। ठीक है। लफ्ज़ की भी एक रूह होती है, मानी के साथ। मानी काफ़ी नहीं है, मानी तो बिल्कुल एक आप सामने रख देते हैं और बराबर वज़न के होते हैं। अगर वो मानी आप ले लें
तो लफ्ज़ मर जाता है ना। बिल्कुल, इसलिए ये अखबारात में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो ख़बर तक रह जाते हैं, और ख़बर मुंतकिल हो जाए तो अखबार पुराना हो जाता है, वो रद्दी के काबिल हो जाता है। आपने इसीलिए अखबार के लिए नहीं लिखा, ये कॉलम निगारी वाली चीज़ है? ये भी मैंने किया है काम, कॉलम निगारी में मैं करता रहा बहुत, 100-125 के करीब तो कॉलम मेरा ख्याल है मैंने लिखा होगा। लेकिन ये बहुत पहले की बात है। मैंने ड्रामे लिखे, ये मेरे ख्याल उन दिनों की बात है जिन दिनों आप बंधन में काम कर रही थी, और मनशा साहब एक दिन बड़े बैठे थे, ताज़ा अभी वो मेरे ख्याल है उस वक्त कास्ट उन्होंने की थी, हम बैठे थे तो कहते हैं यार मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा जो है वो उन्होंने फ़नकार जो है मुंतखब किया। मेरे नावल की जो ख़वातीन है इतनी हसीन नहीं होगी जितनी वहाँ पे वो हमने कास्ट में शामिल कर ली। वाह 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 वाह, थैंक यू वेरी मच। वो जो कॉम्प्लीमेंट्स है मनशा याद साहब का बहुत वो। अच्छा, अभी भी मसरूफियात का आलम वही है जो कि पहले दिन से था, या अब कोई रूटीन बदल गया है? अब कुछ लिखने की रफ्तार जो है उसमें भी कोई तब्दीली है? नहीं, ये देखें, मुझे लगता है कि शायद लिखने की रफ्तार पहले बहुत ज़्यादा थी, अब भी कम नहीं है, लेकिन मेरा दिल करता है कि जैसे मुझे लगता है कि मेरे पास वक्त अब थोड़ा रह गया। आदमी के पास थोड़ा वक्त रहता है, आदमी को महसूस होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके पास शायद आगे बहुत कम वक्त रह गया, तो मुझे ज़्यादा काम करना चाहिए। तो अभी जो मुझे करना है वो मैं कर लूँ, और ज़ाहिर है उसका एक दबाव होता है फिर आप में। कई दफ़ा ये होता है कि जब ज़्यादा दबाव होता है, आप ज़्यादा ख्वाहिश कर रहे होते हैं, तो आप ज़्यादा लिख भी नहीं पाते फिर, और रुक जाते हैं, एक राइटर ब्लॉक जो है वो आ जाता है। तो इस तरह के मसाइल तो होते रहते हैं, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि कलम रवां है और वो चलता रहता है। तो मैं बात मनशा साहब की इसलिए कर रहा था कि उस ज़माने में मैंने ड्रामे भी लिखे थे। ड्रामा वो सब दोस्त हमारे उन दिनों, फ़रखंदा शाहीन जो है उन्होंने मेरे कुछ 5-7 ड्रामे किए भी थे। तो ये कॉलम निगारी, ड्रामा निगारी, ये सारे काम, ये सारी जो स्नाफ है, सब पे आपने तबाज़माई की। अच्छा, इसमें इससे क्या ये सिर्फ सेटिस्फाइंग है आपके लिए कि एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन है, या रिवॉर्डिंग भी है? ये लिखने का जो काम है, इससे जुड़े रहने में क्या क्या हासिल हुआ? मुझे तो लगता है कि शायद अल्लाह मियाँ ने इंसान के अंदर ये खसूसियत रख दी है कि वो किसी न किसी सतह पे क्रिएटिव हो। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं शायद इंसान होने का जो तकाज़ा है वो पूरा नहीं कर सकूँगा। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि एक शख्स जो गुलकार है, जो पेंटर है, जो फ़नकार है, अगर उसके अंदर कोई ना कोई हुनर मौजूद नहीं है जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, तो फिर वो सिर्फ हैवानी सतह पे जी रहा है। तो इस लिहाज से तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान के पास तो ये है ना, एक शऊर है, और शऊर है और क्रिएटिविटी है, तख्लीकियत है। अगर ये दोनों चीज़ें वो उन्हें इस्तेमाल नहीं करता, उनके साथ जोड़ के नहीं रहता, तो वह इंसान होने का तकाज़ा भी नहीं पूरा करता। मैं ये समझता हूँ जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मैं किसी न किसी सतह पे महसूस करता हूँ कि हाँ, मैं अपना जो हक़ है इंसान होने का वो पूरा कर रहा हूँ, अदा कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। आपने जिक्र किया बच्चों का, फैमिली का, तो मिलवाएंगे नहीं हमें उनसे? बिल्कुल जी, चलते हैं, क्यों नहीं मिलाएंगे, प्लीज़। अच्छा, वैसे भाभी वो हंसों का जोड़ा होता है ना, जो अलग ही नहीं होते, हर जगह एक साथ होते हैं। तो आप तो अदबी महफिलों में भी साथ ही होती हैं, हमीद साहब की हैं। देख ले, वो आपको बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, वरना तो शायर अदीब पकड़ाई कहाँ देते हैं। वो आपको साथ लेके जाते हैं कि आप उनके साथ जाते हैं? मेरे ख्याल में हमीद की ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं साथ जाऊँ। अच्छा जी, और कई दफ़ा तो मैं कहती हूँ कि मतलब जैसे घर का सारा निज़ाम, बच्चों का आना जाना, इस तरह, फिर मैं कहती हूँ आपकी मोहब्बत मुझे ले बैठती है, जाना ज़रूरी होता है फिर। ठीक है। अच्छा जैसे सर, मर्द तो कहते हैं कि थोड़ा मौका मिले, चलो ये बहाने ढूंढते हैं वो घर से बाहर और बेगम से दूर जाने के, कि ये भी काम है। तो पता है क्या है, ज़िंदगी में आदमी को ये सीखना चाहिए कि यानी आप देखें ना, अक्सर ये एक बड़े जोक बनी हुई हैं, ये लोगों ने लताइफ से बनाए होते हैं कि देखें जी, जो औरत है वो महबूबा जो है वो और तरह की होती है और बीवी जो है वो और तरह की होती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि जब आपका मुकालमा नहीं होता घर में उस औरत के साथ, जो आपके साथ नाम के साथ बन गई है, आपको उसकी दिलचस्पियों के साथ दिलचस्पी नहीं होती, आप उसे अपनी दिलचस्पियों में शामिल नहीं करते, तो नतीजा ये है कि औरत की ज़िंदगी महदूद होना शुरू हो जाती है। वो ज़ाहिर है उसके सारे सिर्फ जो मसाइल हैं वो घर के अंदर के रह जाते हैं,
नतीजा ये होता है कि वो बहुत पीछे रह जाती है और आप बाहर से अपनी दिलचस्पी तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप पर आपने इस रिवायत अहलियत को क्यों दें। तोड़ा? मतलब आप भी कर सकते थे, सब मैं ये समझता हूँ नहीं, उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है हमारा ज़िंदगी जब शुरू हुई, यानी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जब शुरू हुई, तो मेरा ख्याल है हमने तब से इस रवायत को तोड़ दिया था। हमारा एक ताल्लुक़ बन गया था ऐसा कि हम साथ चल सकते थे और साथ रह सकते थे, साथ बात कर सकते थे, तो फिर इसलिए हम गनी हो गए। वेरी गुड। अच्छा भाभी, तारुफ तो कराइए माशाल्लाह से बच्चों से। सबसे पहले ये हमारा नवासे हैं, रायान शुएब, सबसे बड़ी बेटी सना, उनके बेटे हैं सना शुएब। और ये विशा हैं, विशा हमीद, और ये आपके नाइमा हैं, ये हमारी जनाब, इन दोनों के बीच में एक और बेटी भी है, डॉक्टर हमारी रमशा, वो लाहौर में हैं आजकल। और ये हमारी बहू बेटी है समिया, और साथ हमारे अगलौते बेटे साहब हैं। अच्छा, तो बेटे का नंबर क्या है? बेटे का 3 बेटियों के बाद है। तीन के बाद He's elder than me and younger than rest of the sisters. बिल्कुल सही। तो ये तो बड़े लाडले होंगे। वी आर वेरी क्लोज टू आवर फादर शुरू से ही, और हम बाबा की ज़्यादा लाडली हैं। मुझे लगता है साद के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हमारे मुकाबले में ज़्यादा रही हैं हमेशा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा थी, रिस्ट्रिक्शंस भी ज़्यादा थी। जी, इस जुल्म की कोई ख़ास वजह थी? नहीं, देखें, बेटा जब घर पे हो और अकेला हो तो उसे बेचारे को मार्केट भी जाना है, उसे अवेलेबल भी रहना चाहिए सारी बहनों के लिए हर वक्त। कहीं ना कहीं कुछ लेके आना है, कुछ लेके जाना है, कभी इसको ज़रूरत है और कभी इसको नहीं, ज़रूरत और जब फादर राइटर हों तो बहुत सारी जिम्मेदारी बेटे पे है। है। ऐसा है कि इसने हक अदा किया, मैं ये समझता हूँ। और अभी जब मैं ऑपरेशन हुआ तो मैंने इन बच्चों को देखा है, सब बच्चों को, बेटियों को भी, बेटे को भी, तो जिस तरह की कैफियत से ये गुजरे हैं वो मुझ तक पहुंचती थी। नहीं, और मैं यही मैं कहती आंखें बंद किए लेटा भी होता था तब भी पहुंचती थी। कि देखिए ना कि औलाद कीमती है माँ बाप के लिए, लेकिन इन्होंने हमें एहसास दिलाया कि वाकई हमें के लिए बहुत कीमती है। अभी एक प्रोग्राम था, एकेडमी ऑफ लेटर ने मेरे साथ किया, ओवर ए कप ऑफ टी उन्होंने किया होता था प्रोग्राम, तो जिसमें सारे लोग बैठे थे। तो किश्वर नाइद बैठी हैं, ये सारे लोग उसमें बैठे हैं, आली साहब बैठे हैं, ये जितने भी लोग हैं, फतेह मलिक साहब, सब लोग, ये अब सारे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। चल जी फैमिली के लोगों से भी गुफ्तगू करा दें। तो जब सना की बारी आई तो अब ये बात कर रही हैं और साथ साथ बाईपास हुआ ना, आप देखिए कि हमीद ने इतना हमें डराया कि फिर रीओपन करना पड़ा बाईपास के बाद, क्योंकि ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। और हम तो इस हक में नहीं थे कि एक राइटर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता इस चीज़ को, क्योंकि वो इतने सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा। तो चले जी अल्लाह रखा के वो हो गया, सॉरी, इनका जब सीने का सारा कुछ, तो उसमें से कुछ वेंस जो थी वो मेरे ख्याल में उन्होंने स्टिच नहीं या क्या, ब्लड थिनर, तो वो ब्लीडिंग शुरू हो गई। और एक टाइम आया कि बेटा कहता है कि हमने बहुत गलत डिसीजन लिया है, बाबा का ऑपरेट करवा के। तो वो चीज़ें जो है ना, बस बहुत तकलीफ दे थी। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, बच्चों की दुआएं और मेहनत बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, आपने भाभी, माँ अमूमन आड़े आ जाती है। मैं, हम लोग भी 3 बहनें और 1 भाई है। हमारे भाई को अम्मा ने इतना लाडला रखा है। ये भी माँ का बहुत लाडला है। इसको कुछ ना कहे कोई, तुम कर लो ये काम। ये ज़रूर था कि अम्मा के साथ लाड है, फेवरेटिज्म भी है, लेकिन कुछ रूल्स हैं जो स्ट्रिक्ट हैं। बदतमीज़ी के मामले में, तमीज़ के दायरे के मामले में, जिम्मेदारियों के मामले में, वो एक लाइन डिफाइंड है। उससे आप क्रॉस, चाहे बेटा है बेटी है, वो क्रॉस नहीं करना। तो आपने कभी नहीं कहा कि मैं क्यों जाऊं दही लेने? नहीं, आप ऐसा वो कुछ जा भी नहीं है। सकते? वो वही बात है जो मम्मी ने इस तरह बोला कि बहुत जल्दी से, मतलब आई रिमेंबर कि 8th-9th क्लास से आई स्टार्टेड टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि अब्बू ऑफिस से आते थे तो ऑब्वियसली उनका अपना एक सेटअप था, लिखने पढ़ने की सारी चीज़। तो तब से मेरे ऊपर ये जब चीज़ें आईं तो अब वो ऐसी नॉर्मल रूटीन बन गई कि उसमें कोई ऐसी ऑड चीज़ महसूस भी नहीं होती कि ये करना है कि नहीं करना। तो खुश नसीब होंगी आपको। बड़ी ट्रेंड हस्बैंड जो है वो मिला होगा, है ना? जो समिया है ये आर्टिस्ट है और इसने NCA से ग्रेजुएशन की, और हम अब नीचे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि इन्होंने कितना काम किया हुआ है। बल्कि अभी मेरे फ़ौरन मेरे जहन में आ गया। अब ये देखिए, ये मैंने मीर साहब पे काम किया था, इंतखाब वज़लियात मीर, और इसका ये जो टाइटल आपको नज़र आ रहा है ये समिया का है। अच्छा, ये सिर्फ टाइटल ही नहीं बल्कि इसके अंदर भी जितने बनी हुई हैं तस्वीर वो भी इन्हीं की। ये जो आर्ट वर्क है, ये जितना आर्ट वर्क है ये इनका किया हुआ है। नहीं, और बहुत सारी किताबों के टाइटल समिया ने बनाए। वेरी गुड।
तो आप तो फिर घर के अंदर ही फिर बहुत सारे जो हैं बहुत अच्छी जगह ले आया इकट्ठी हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं वो घर के अंदर ही आपने इकट्ठी की हुई हैं। अच्छा, आप क्या करती हैं? ट्रेनिंग एंड लर्निंग के डिपार्टमेंट में हूँ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अब्बा की सबसे ज़्यादा लाडली आप हैं? मैं आई थिंक सब बहन भाइयों की, अम्मा अब्बा सबकी, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट। कितने सख्त हैं हमीद शाहिद साहब एज फादर? आप तो बड़ी बेटी थी ना, तो आपको बाबा जान एज अ फादर, और सिर्फ एज अ फादर नहीं, वो और भी जितनी भी इनकी पर्सनालिटी के जितने भी शेड्स हैं, कभी भी हमने इनको ऐसा नहीं देखा कि जहाँ पर कोई सख्ती या गुस्सा या नाराज़गी जो है वो ज़ाहिर की हो इन्होंने। अक्सर जैसे दोस्तें जिक्र करती हैं कि वालिद साहब अगर घर पे हों तो घर का माहौल फ़र्क होता है। हमें लगता है कि जब बाबा घर पे हों तो हमारे घर का माहौल ज़्यादा रिलैक्स्ड होता है, हम मजाक हल्ला गुल्ला सब कुछ कर सकते हैं। बचपन से हमें याद है अगर हमसे कोई चीज़ गुम हो जाए या कोई नुकसान हो जाए तो बाबा जान जो है वो पहला हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते थे कि बाबा को पहले बता दो कि ये हो गया है अब, तो आगे आगे बाबा संभाल लेंगे। अम्मी हमारी जो थी वो, बिकॉज मामा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी बाबा की मसरूफियात की वजह से, क्योंकि 9 to 5 जॉब है और साथ पढ़ने लिखने का भी है, और थोड़ा सा बाबा जान की पर्सनालिटी भी इस तरह की है कि बाबा की अपनी मसरूफियत, और दूसरा है कि फिर इतनी हलीम थे ये कि वो जो डिसिप्लिन करने वाला काम था वो बाबा का नहीं था, इनके कभी बस भी का नहीं नहीं था, था। तो कभी वो फिर फायदा- मामा की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ़ायदा नहीं उठाया, इसका फ़ायदा नहीं उठाया आप लोगों ने? बच्चे अगर इतने स्मार्ट हो, समझ जाएं तो वो तो बड़ा बहुत दफ़ा मतलब मुझे याद है कि हमारा रिजल्ट आता था तो हम मामा को दिखाने के बजाय बाबा के स्टडी टेबल पर रख देते थे कि सुबह तो साइन हुए में मिल जाएंगे, और आराम से उठाया सुबह और स्कूल चले गए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ ऐसे ही होता था। पता होता था कि बाबा से डांटनी पड़ेगी, लेकिन मामा को दिखा दिया तो बहुत सख्ती हो जाएगी। अच्छा, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में पता हो कि ये चीज़ अब्बा के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, बाबा कभी हमें इस पे रिस्पेक्ट। मुझे याद है कि जैसे हर फैमिली में होता है, वैसे तो हमारी बहुत क्लोज नेट फैमिली है, मेरे ताया, मेरे चाचू, हम लोग सारे बहुत क्लोज हैं, लेकिन कभी जैसे हर किसी फैमिली में इख्तलाफात हो जाते हैं बड़ों के बीच में, लेकिन हमें कभी अलाउ नहीं किया गया कि हम किसी बड़े के साथ किसी भी किस्म का गलत रवैया या उनको बताएं कि हम उनसे नाराज़ हैं या हमारा रवैया चेंज हो उनके साथ। हमें हमेशा ये कहा गया कि आपके बर्ताव में चेंज नहीं आना चाहिए, आपको हमेशा उन्हें रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है, वो आपसे बड़े हैं और हर बड़े छोटे के साथ आपने जो है ना वो रिस्पेक्ट से बात करनी है। रिस्पेक्ट एक वाहिद तरीका है। अरे कभी क्वालिटी टाइम की शिकायत हुई हो कि जिस दिन बाबा ने टाइम नहीं दिया या वक्त नहीं मिला उस तरह से? देखिए, नॉर्मली टाइम जितना था वो क्वालिटी टाइम ही होता था। वी ऑल स्टार्टेड टू नो कि ये टाइम उनका फिक्स्ड है। जिस तरह पढ़ने लिखने का टाइम बाबा का सुबह का एक फिक्स्ड है कि फजर के बाद जो नॉर्मली हम सो रहे होते हैं तो वो बाबा का टाइम फिक्स्ड है। फिर ऑफिस से आना, हम लोगों को टाइम देना, हमारा हफ्ते में दिन फिक्स है कि हमने बाहर जाना। तो एज ग्रोइंग अप हमें कभी ऐसा फील हुआ नहीं, और जिस तरह जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो हैं, उस पर बाबा वॉज ऑलवेज देयर कि वो कैसे। और हमारा एक वो फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप हमेशा से रहा है कि जी जो बातें शेयर करने वाली, जैसे बाजी ने भी कहा कि रिस्पेक्ट वाला एक वो था कि हमेशा से बाबा करे, बाबा गुस्सा आ ना जाए। मतलब वो आना बहुत कम होता था, कभी 2 साल 3 साल में आना होता था एक दफ़ा, लेकिन वो आ ना जाए वो डर ही काफ़ी था हमारे ऊपर कि जी ये सारी आ जाता था तो फिर क्या होता था? नहीं, कुछ भी नहीं ऐसे। आई ऑल्सो रिमेंबर जब हम छोटे होते थे, एटलीस्ट मेरे साथ ही बहुत हुआ है कि ना मम्मा ये कही थी कि ऐसे नहीं करो नहीं तो बाबा को बता दूंगी। तो मतलब फॉर सम टाइम मेरे दिमाग में होता था कि अच्छा पता चल जाएगा तो क्या होगा। जब अब बड़े हुए थोड़े तो पता चला नहीं इतना बुरे हालात नहीं है, अगर पता चल गया तो कुछ नहीं होगा। किसके अंदर आया वालिद की तरफ से कोई थोड़ा सा लिखने लिखाने वाला? सबकी फील्ड्स ही डिफरेंट है, बहुत कम। पढ़ने तक तो सबको अपना अपना इंटरेस्ट रहा है। बाजी ने शुरू में कुछ ट्रांसलेशन वगैरह की, उनका थोड़ा सा था इंटरेस्ट, बट स्टिल हमारे वो जो प्रायोरिटी रखी गई कि जी पढ़ा रमशा ने भी किया, आपको भी कॉलेज में उसको थोड़ा है। तो लेकिन पढ़ने तक सबको है, सब पढ़ते वगैरह हैं, लेकिन लिखने वाला जो है वो किसी, क्योंकि हम अपनी फील्ड्स में इतने जल्दी और इतने जैसे कहते हैं ना पैशन के साथ घुस गए, और बाबा की तरफ से भी ये था कि अपनी स्टडीज़ आपने उसको साथ साथ रखना है। कोई आपके ऊपर इस पे भी जोर जबरदस्ती रहा हो कि आपने क्या बनना है? या नहीं, क्या? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आप वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, हमारी सबकी फील्ड्स अलग अलग हैं। आपने क्या किया? मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, फिर मेरा मास्टर्स है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में। तो बस मैं उसी फील्ड में एक प्राइवेट फर्म के साथ काम कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 7-8 ईयर्स। तो मेरा बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, बाजी लोग इन सबकी अलग अलग फील्ड। मैं ये नहीं कहा कि आप डिस्करेज किया हो कि आप ये करो ये ना करो। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि आपने जो करना है वो अच्छे तरीके से करो। बल्कि ये स्कॉलरशिप के लिए जब अमेरिका जाने लगी तो शायद साहब के बड़े भाई कहते हैं कि यार लड़की है, और अभी 22-23 मेरा साल। ख्याल है फैमिली में काफ़ी लोगों ने कहा, मैं आई वाज 23 एट दैट टाइम, तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने कहा कि लड़की है आप ना भेजें इतनी दूर। तो मेरे फादर ने उस वक्त, मुझे याद है, हालांकि आई वाज वेरी यंग,
तो कहा कि आप मेरे बेटे के पास ही आती अपॉर्चुनिटी तो मैं उसको भी भेजता। तो मैं समझती हूँ कि इट वॉज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड कि बाबा ने ये इतना एफर्टलेसली कैसे हम सबको इतनी आज़ादी दी कि हम जो करना चाहते हैं वो कैसे दे दिया आपने, और कैसे आपने नहीं कहा कि नहीं इसमें जाओ, इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसमें सैलरी ज़्यादा है? मैं नहीं समझता कि जो सिर्फ अपॉर्चुनिटी पैसे के लिहाज से होती है। अगर आप ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, अगर नहीं रहते, मतलब आप मैं ऐसे फील्ड में चला जाता हूँ, मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा, लेकिन अगर मैं मुमकिन है उस फील्ड में जाता तो शायद, अच्छा मैं बैंक में जाके भी अदीब रहा इसके बावजूद, और मैंने अपनी ज़िंदगी जो है मुश्किल गुजारी है, मैंने ये समझता हूँ मुश्किल इस लिहाज से। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा यानी बैंकर, आप देखेंगे नीचे आपको गोल्ड मेडल मुझे दिया उन्होंने और कहा कि भाई आप और भी एक्सटेंशन ले लो। मैंने कहा नहीं, मैंने जहाँ तक आना था ये मैंने कर लिया। तो मेरी अब एज आ गई है रिटायरमेंट की, तो मुझे रिटायर होना चाहिए, अब नए लोग आएंगे बस, ठीक है। तो लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि अगर आपकी पसंद का जॉब भी हो, यानी मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं काश मैं किसी यूनिवर्सिटी में ही होता, पढ़ा रहा होता और लिटरेचर का साथ होता, लेकिन बाद में मैं कई दफ़ा प्रोफेसरों की हालत देखता हूँ तो सोचता हूँ कि यार ये अच्छा ही किया कि वो नहीं था क्योंकि मैं अब जाता था बैंक, और जब मैं वहाँ से फारिग होता था तो मैं वो स्विच ऑफ कर देता था बैंकर का। बैंक में कोई अदीब नहीं आता था मेरे पास, सारे बैंकर, और घर में मैं किसी बैंकर को घुसने नहीं देता था, लेकिन मेरे पास नहीं आना है, इधर सिर्फ अदीब आएंगे। और शाम को हमारी महफिलें फिर घर में अदीबों की होती। तो ये तो आप पे बड़ा मुश्किल वक्त होता होगा, एक तो माशाल्लाह बच्चों को पालना, ऊपर से अदीब भी आ गए, और वो तो आके बस फिर वो आ जाए तो उनके जाने का तो टाइम नहीं होता। से हुआ कि बस गुजर गया, अच्छा टाइम गुजर गया। तो इनको उठाती कैसे होती थी उन महफिलों से आप कि बस भी कर दें? अब नहीं होता ऐसे था कि शुरू में तो सैटरडे को इन्होंने हल्के का इजलास रखा होता, तो मैं अम्मी से कह रही थी कि वीकेंड ख़राब ना किया करें, लोग तो घरों को दौड़ते और अब सैटरडे को इजलास, फिर करते करते मेरी मतलब इतनी मैं उन पर तनकीद करती कि फ्राइडे को रख लिया। ये मसला होता था कि 11 बजे तक चल रहा है इजलास, जब वापस आए जी ताज़ी गर्म रोटी चाहिए, तो मैं ऐसी थी अम्मी प्लीज़ खाना, वो नहीं देते, कहते यार उठो खाना दो, वो नहीं देते खाना, आपको समझ क्यों नहीं आती कि वहाँ तो बस कोई अफसाना सुना रहे, कोई गज़ल, कोई अपनी शायरी, तो मसाइल तो छोटे मोटे रहे। ठीक है, लेकिन आपने कभी उन मसाइल को पहाड़ नहीं बनने दिए? नहीं, वरना ये भी पीछे रह जाते। आप देखिए अपने हम असरों में नुमाया जो नाम है वो तो आप देखें मुसलसल जद्दोजहद है। कितना क्रेडिट भाभी का? 100%। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, ये बड़ी हर्डल है। अगर यहाँ आप कोई, मैं अक्सर जब मेरे पास नए नए लोग आते हैं ना, जो उनकी शादी होने लगती है, तो मैंने लिखने वाले, तो मैंने कहा अगर तुम इसमें से बच गए एक साल में देखूंगा, अगर बच गए तुम अदीब बन जाओ, अगर नहीं बचे तो बस समझो बस क्या है, तुम अदीब थे ही नहीं। ये सबसे बड़ा मरहला है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि आप शादी होती है, आप एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, सबसे बड़ा जो मरहला आता है उसमें एक बैलेंस कायम करना होता है उसे, उसकी अपनी पहले फैमिली मौजूद है, आपने एक फ़र्द ऐड किया उसमें, अब इनके दरमियान में एक बैलेंस उसने कायम करना है, फिर इसकी फैमिली के साथ भी आपने एक ताल्लुक़ को कायम करना है, और ऐसा करना है कि देखें वो फैमिली छोड़ के आई हुई है। आप बताइएगा कि ससुर कैसे हैं हमीद साहब? तो बहुत अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। सास ज्यादा सख्त है या ससुर ज्यादा सख्त है? थोड़ी सी नहीं, लेकिन ये कि जब कभी हो ना ऐसे तो बाबा मुझे डिफेंड करते हैं हमेशा। और मतलब आपको बचाने के लिए बाबा आते हैं? हाँ, बाबा भी आते हैं, बंदे भी आते हैं। बंदे भी आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों को कैसा लगता है कि ये जो बैलेंस स्ट्राइक है, क्योंकि अक्सर जो राइटर्स होते हैं ना वो थोड़ा सा उनकी ज़िंदगियों में मसले रहते हैं, लेकिन बैलेंस जो हमने देखा अपनी फैमिली में हमेशा से, मामा ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये देखा है कि बाबा जान ने मामा को एम्पावर बहुत ज़्यादा किया है। ये दोनों की तरफ से था कि ये बैलेंस रहा। अगर कोई ऐसा मर्द हो जो कि बहुत कंट्रोलिंग हो और वो ही कैन नॉट लेट गो ऑफ थिंग्स, तो उसके लिए फिर उसकी वाइफ जितनी भी कोशिश कर ले वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर सकती। कितना मुश्किल हो जाता है इतने आइडियल, जब आपने जैसे आप बता रहे हैं कि वालिद एंड मेरी जब शादी हुई और आई वेंट टू अनदर होम, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी गुड पीपल, और वो इसलिए आप देख सकते हैं बिकॉज आई एम ऑलरेडी एज मच एम्पावर्ड एज आई वाज हियर,
लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा मुझे तो लगता था कि सब मर्द आप जैसे होते हैं, तो ऐसे कैसे होता है कि और तरह के भी मर्द होते हैं। तो हमें शुरू में लगा कि एकदम से कि एक्सपेक्टेशंस शायद डिफरेंट हैं या घर का माहौल डिफरेंट है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जान की गाइडेंस भी बहुत रही हम सब लोगों के साथ थ्रू आउट आवर लाइव्स। ये नहीं कि वो सिर्फ एक राइटर हैं और दुनिया में जाने जाते हैं। Having him as a father is also a blessing in our lives. बहुत शुक्रिया। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा कि हमारे मुल्क के जो नामवर लिखने वाले हैं, एक सेहतमंद कहते हैं, एक सेहतमंद दिमाग ही एक सेहतमंद तख्लीक कर सकता है, और उसके लिए ये हेल्दी एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ब्रंच टॉक में मुलाकात होगी किसी और मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।